गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट सेकंड है क्लास 8th का ज्योग्राफी का। चैप्टर नेम आपका रिसोर्स है। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने रिसोर्स की डेफिनेशन देखी थी कि रिसोर्सेज होते क्या है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और नॉट, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन हमने वो कंडीशंस भी डिस्कस की जिनके आधार पे किसी एक वस्तु को हम रिसोर्स कह सकते हैं। फिर आगे हमने जो था उसे जो रिसोर्सेज है इन सबको क्लासीफाई 3 पार्ट्स में किया, जहां पर हमने उसको देखा नेचुरल रिसोर्स, उसकी डेफिनेशन को देखा, देन ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनके बारे में सोचा, फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया आपका ह्यूमन रिसोर्स, इन सबको देखा। इन सबको देखने के बाद अब हम अपने इस चैप्टर को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स को भी आगे हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में आगे नेचुरल रिसोर्स के जो आगे जो पार्ट है, कितने पार्ट में हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है हमारे वो खत्म होने की कगार पे भी हैं। तो ऐसा क्या स्टेप्स है या ऐसी क्या किन वजह से हमें इनकी आवश्यकता पड़ी कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे हम आगे, तो फर्दर हम इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उन्हें फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज। पहला हमारा जो बेसिस होगा, जो हमारा जिस आधार पे हम डिवाइड करेंगे या क्लासीफाई करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, वो होगा लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज। सेकंड होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। थर्ड होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उस तरीके से हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इन सब आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन सब आधार पे क्लासीफाई करेंगे। तो फर्दर जो है हमें इन आधार पे स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, तो इसमें सबसे पहले हम लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, इसके आधार पे बात करेंगे। इस आधार पे हम जो रिसोर्सेज है उन्हें डिवाइड करते हैं एक्चुअल रिसोर्स, और जो आपका दूसरा होगा पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स की बात करता हूं। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन इज कॉल्ड एज एक्चुअल रिसोर्स। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी भी पता है और जिसकी क्वालिटी के बारे में भी हमें पता है कि इस एरिया के अंदर इस प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं, वो रिसोर्स आपके एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार और झारखंड वाले एरिया में अगर हम कोल की बात करें या हम आयरन ओर की बात करें, हमें उस एरिया के रिसोर्सेज के बारे में पता है कि हमारी जो इस एरिया में मिलने वाला जो रिसोर्स है, चाहे कोल है या आपका पेट्रोलियम है, कुछ भी है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी बेसिस क्या है, तो हमें पता है उन रिसोर्सेज का। तो वो रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। सेकंड है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। Resources whose entire quantity and quality are not known is called potential resource. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी का के बारे में जानकारी नहीं होती, वो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। ये वो रिसोर्स होते हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाए। अगर हम बात करते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाए क्योंकि या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम इसका यूज कर सके। अगर हम एक्चुअल रिसोर्स की बात करेंगे, हम उनका प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, पर पोटेंशियल रिसोर्स का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर के लिए रखे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या हम उस क्लाइमेटिक कंडीशन को ओवरकम करके वहां पर हम पहुंच सकते हैं, तो इस आधार पे हम पोटेंशियल रिसोर्स का फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो रिसोर्सेज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, अगर हम उस साइड की बात करते हैं, वहां पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, तो हमें पता नहीं कि वहां पर किस प्रकार के रिसोर्स है। तो हमारे पास उसका अभी तक एक तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या आप कह सकते हो हमारे टेरेन जो फैक्टर्स है या टोपोग्राफिक जो फैक्टर्स है, लाइक माउंटेन या फॉरेस्ट वाले जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाए। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, वाटर। अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो महत्वपूर्ण गैसों से मिलकर बना है, पर वी डोंट हैव सो मच टेक्नोलॉजी कि हम इन दोनों गैसेज को अलग कर सके, ताकि उन गैसेज को एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज कर सके। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो रिसोर्स भी हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है।
ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाएगी जिसके माध्यम से हम इसको अलग कर सकते होंगे, तो उस आधार पे हम उसका फ्यूचर में यूज करेंगे, पर ऑन द स्पॉट हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो जो वाटर है वो भी इस तरीके से हमारा ये एक पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में आएगा। तो लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे हम अपने रिसोर्स को इस प्रकार से इन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के आधार पे हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द बायोटिक रिसोर्स। Resources which are composed of living things, they are called biotic resource. ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लिविंग थिंग्स के बने होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये इसके कुछ एग्जांपल है। If we think about abiotic resource, the resources which are composed of non-living things, they are called abiotic resource. Non-living things से जो कंपोज है वो सारे रिसोर्स हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल में आप सोयल, रॉक्स एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये थे ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उस आधार पे हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब रिन्यूएबल इट मींस रीन्यूएबल, इट मींस जिसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। जहां पर नॉन लग गया इट मींस नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। हम चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस करें, चाहे कोई केमिकल प्रोसेस करे या मैकेनिकल प्रोसेस करे, और उसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्स आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। इनमें से कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी मिलते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर का एक बार यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा से रिसाइकल करके हम दोबारा यूज करने लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ कम टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources which can't be renewed or reproduced, for example fossil fuels, आपका पेट्रोलियम हो सकता है, कोल हो सकता है। ऐसे रिसोर्स जो कि हम एक बार यूज कर चुके हैं, अब उन्हें हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। मैं अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करता हूँ, कोल की बात करता हूँ, कोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर जो हम उसको खर्च करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, उसकी जो स्पीड है, उसका जो पेस है वो बड़ा तेज होता है। तो उसकी फॉर्मेशन का पेस और हमारे खर्च करने का पेस आपस में मैच नहीं कर पाता। यही कारण है कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर के द्वारा दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। नेचर उनको नेचर हमारा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाती। तो इस वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, बैलेंस नहीं रह पाता। तो यही कारण है कि हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हम इनको इन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस जो रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन रिसोर्सेज की बात करता हूं, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, वो आपके रिसोर्स जो होते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स कहलाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पर मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिसोर्स है लोकलाइज्ड रिसोर्स, इट मींस द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस। मींस जो एक केवल सिंगल एक प्लेस में मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, लाइक कॉपर, आयरन, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी रिसोर्स कंजर्वेशन की। सबसे पहला जो मेन बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास ये। स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा रीजन है
ड्यू टू इरेशनल एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लालच की वजह से रिसोर्स का ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। इस ओवर यूटिलाइज और इरेशनल यूटिलाइजेशन की वजह से हमारे रिसोर्स जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं तो इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, या इन रिसोर्स के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से भी सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो वो रिच बनते जा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो पुअर है। तो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन्स। अब ये गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम इकोनॉमिकल मैनर से भी बात करेंगे तो रिसोर्स अगर खत्म हो गए तो आने वाले टाइम में हम इनका कैसे यूज कर पाएंगे, तो इसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देयर आर सम रिसोर्सेज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारा बेसिक रीजन है। नाउ स्टेप्स टू कंजर्व रिसोर्स। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है स्टूडेंट्स जिनके आधार पे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि हमें अदर अल्टरनेटिव्स का यूज करना चाहिए। मीन्स ऐसे रिसोर्स जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उनकी जगह पर हम कोई रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करें। इसकी वजह से हम अदर अल्टरनेटिव के माध्यम से उन रिसोर्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज। मीन्स हम जिस रिसोर्स का यूज करते हैं कोशिश करें कि उसको दोबारा से रिसाइकल करके उसको दोबारा से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हम वाटर का यूज करते हैं तो उसे रिसाइकल करके रीयूज करने लायक बनाया जाए ताकि हम उसको रीयूज कर सके। तो हमें रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज इसका भी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ा कारण है। हम क्या करते हैं, रिसोर्स का वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को भी रोक देते हैं, अगर हम इस चीज को भी अवॉइड करते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा रिसोर्स हमारा बच सकता है जो आने वाले टाइम में यूज हो सकता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाय पासिंग लॉज। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम कोई कानून बना दें, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कोई कानून ऐसा बन जाए कि इसकी वजह से हम रिसोर्स कंजर्व कर सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके माध्यम से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज हमें मिली है वो एक धरोहर है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और मिली किन के लिए है कि हमें उसे बचा के रखना है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि हम इन रिसोर्स जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं उसको आने वाली जनरेशन के लिए ना छोड़े और उसको आज ही खत्म कर दें। हमें आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए हमें इनको बचाना पड़ेगा। तो ये था हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अब ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो आई होप कि आप ये सभी जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर मैनर से अपनी नोटबुक में लिख रहे होंगे और प्रॉपर रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।